दोस्तों वेलकम टू ऑनलाइन एजुकेशन प्लैनेट। तो आज हम करेंगे क्लास 9th हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 नाजिज्म एंड राइज ऑफ हिटलर के एमसीक्यू। ये जो एमसीक्यू रहेंगे ये एनसीईआरटी बेस रहेंगे, प्लस में इसमें सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ऐड किया गया है जो कि टीजीटी सोशल साइंस के एग्ज़ाम में अलग अलग पूछे गए हैं। जो बच्चे टीजीटी सोशल साइंस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये सीरीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बता दूं, मैंने आपके लिए चैप्टर वाइज सीरीज़ स्टार्ट कर रखे जिसमें हम एमसीक्यू करते हैं और साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते हैं। इससे पहले मैंने 9th क्लास की जियोग्राफी कंप्लीट करा दी है। अब हम जो है हिस्ट्री के 3rd चैप्टर पर आ गए हैं। तो आपको बाकी क्लासेस का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से तैयारी कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ड्यूरिंग विच ईयर डिड द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर टेक प्लेस? प्रथम विश्व युद्ध किस वर्ष के दौरान हुआ था? तो ये क्वेश्चन तो आप सबको याद ही हो गया होगा। तो जो हमारा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था वो 1914 से लेकर 1918 के बीच में हुआ था। और अगर हम एग्जैक्ट डेट की बात करें तो क्या होगा, 28 जुलाई 1914 को स्टार्ट हुआ था और 11 नवंबर 1918 को ख़त्म हुआ था। आप डेट भी याद कर लेना क्योंकि पता नहीं एचटेट और डीएसएसबी कहाँ से क्वेश्चन पूछ ले। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो है 28 जुलाई 1914 को स्टार्ट हुआ था और 11 नवंबर 1918 तक चला था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट, व्हेन डिड द यूनाइटेड स्टेट एंटर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर? संयुक्त राज्य अमेरिका प्रथम विश्व युद्ध में कब शामिल हुआ था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो इसमें हमें बताना है कि यूएसए फर्स्ट वर्ल्ड के अंतर्गत कब उसने एंट्री ली थी। देखो, जो हमारा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था वो जो दो शक्तियों के बीच में हुआ था। एक थी हमारी एलाइज पावर जिसे हिंदी में मित्र शक्ति बोलते हैं, एक थी हमारी सेंट्रल पावर जिसे केंद्रीय शक्ति बोलते हैं। एलाइज पावर के अंतर्गत जो है कौन कौन थे? ब्रिटेन, रशिया और फ्रांस, ठीक है। और सेंट्रल के अंतर्गत कौन थे? जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रिया शायद, हाँ जी ऑस्ट्रिया, जर्मनी और ऑस्ट्रिया। देखो, शुरुआत में जर्मनी ने जो है फ्रांस और बेल्जियम पर कब्जा कर लिया था, लेकिन जब 1917 में यूएसए की एंट्री होती है तब जो है हमारा ये जो सेंट्रल पावर है ये मतलब प्रथम विश्व युद्ध के अंतर्गत हार जाती है। यूएसए ने एंट्री कब ली थी? पूरी डेट आपको याद रखनी है। 6 अप्रैल 1917 के अंतर्गत जो है यूएसए ने एंट्री ली थी, यानी हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, Who were the allies that Germany fought against during World War First? प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी किन देशों के खिलाफ लड़ाई हुई थी? तो मैंने अभी बताया कौन थे अलाइज के अंतर्गत। अलाइज के अंतर्गत कौन कौन थे? यूएसए था, कनाडा था, ऑस्ट्रेलिया था। देखो, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया नहीं था, ये गलत हो जाएगा। इंग्लैंड था, फ्रांस था और रशिया था। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। एक बार दोबारा से रिवाइज करा देती हूँ। एलाइज के अंतर्गत कौन कौन थे? ब्रिटेन, रशिया और फ्रांस। और सेंटर के अंतर्गत कौन कौन थे? जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट है, इसका जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, द नेशनल असेंबली मेट एट वाइमर एंड डिसाइडेड टू एस्टेब्लिश। नेशनल असेंबली ने वाइमर के अंतर्गत जो है बैठक की यानी मीटिंग की और क्या डिसाइड किया? स्थापित करने के लिए। देखो, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के अंतर्गत जो है जर्मनी हार गया था। जर्मनी पर जो है ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स थोप दी गई थी जिसको हम आगे पढ़ेंगे। तो यहाँ पर जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के अंतर्गत जर्मनी हार गया तो यहाँ पर जो है मोनार्की को ख़त्म कर दिया गया। मोनार्की क्या होता है? यानी राजा के शासन को जो है यहाँ पर ख़त्म कर दिया गया। और वाइमर, वाइमर क्या है? एक जगह का नाम है, ठीक है। वाइमर के अंतर्गत जो है नेशनल असेंबली बुलाई गई। तो आइए क्वेश्चन करते हैं, फिर आपको अच्छे से समझ आएगा। इसके अंतर्गत क्या था कि जो वाइमर के अंतर्गत जो नेशनल असेंबली की बैठक हुई थी उसके अंतर्गत क्या स्थापना करने के लिए क्या डिसाइड हुआ था? सबसे पहले है ए डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन विद ए फेडरल स्ट्रक्चर, संघीय ढांचे वाला लोकतांत्रिक संविधान, या फिर एक कम्युनिस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, साम्यवादी शासन प्रणाली, या फिर एक पावरफुल मोनार्की, या फिर एक राजतंत्र,
या फिर ए मिलिट्री स्टेट या फिर सैन्य राज है? तो आप सबको पता है, अगर आपने चैप्टर को पढ़ा है, स्थापित किया गया था, एक डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन की स्थापना की गई थी, यानी एक लोकतांत्रिक संविधान की विद द फेडरल स्ट्रक्चर। इसका मीनिंग समझते हैं, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन। डेमोक्रेटिक क्या होता है? लोकतंत्र, जहाँ पर लोगों का शासन होता है, यानी लोगों के द्वारा जो है चुने जाते हैं, वैसा संविधान विद ए फेडरल स्ट्रक्चर। फेडरल क्या होता है? जहाँ पर पावर्स को जो है अलग अलग लेवल पर बांट दिया जाता है। जैसे इंडिया के अंतर्गत सेंटर लेवल पर भी हमारी गवर्नमेंट काम करती है और स्टेट लेवल पर भी काम करती है। तो ये क्या होता है? फेडरल स्ट्रक्चर होता है, यानी पावर्स को जो है केंद्र और राज्य के बीच में बांट दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या समझना है कि वाइमर के, एक मिनट गाइस, कि वाइमर के अंतर्गत जो है एक राष्ट्रीय सभा बुलाई, वहाँ पर जो है डेमोक्रेसी और फेडरल स्ट्रक्चर पर आधारित एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, और सभी को, यानी जो भी वोट देने का अधिकार था, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजेस का जो है यूज़ किया गया। वुमेन्स को भी वोट देने के वहाँ पर अधिकार मिले थे। और जो जर्मन की पार्लियामेंट है उसको क्या कहा जाता है? रिच टैग के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? रिच टैग के नाम से जाना जाता है। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, नेम द डिक्टेटेड ट्रीटी इम्पोज्ड ऑन जर्मनी आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी पर थोपी गई संधि का नाम बताएं। ठीक है, तो यहाँ पर हमें बताना है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद कौन सी संधि हुई थी जिससे जो है युद्ध जो है समाप्त हो गया था और जर्मनी के ऊपर वो थोपी गई थी। तो आप सबको पता है, वो है हमारी ट्रीटी ऑफ वर्साइलेस। इसे ट्रीटी ऑफ वर्साइलेस इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये वर्साइलेस प्लेस पर हुई थी, यानी एक जगह का नाम है वर्साइलेस, जो कि पेरिस के अंतर्गत है। ठीक है, वहाँ पर ये हुई थी, तो इसलिए इसे ट्रीटी ऑफ वर्साइलेस कहा जाता है। ट्रीटी ऑफ वर्साइलेस की डेट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर पूछी जा चुकी है। ये हमारी हुई थी 28 जून 1919 के अंतर्गत। कब हुई थी? 28 जून 1919 के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, द ट्रीटी ऑफ वर्साइलेस 1919 साइंड एट द एंड ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर वॉज हार्श एंड ह्यूमिलेटिंग फॉर द जर्मनी बिकॉज। प्रथम विश्व युद्ध के अंत में हस्ताक्षरित वर्साई की संधि 1919 जर्मनी के लिए कठोर और अपमानजनक थी, क्योंकि, यानी जो ट्रीटी ऑफ वर्साइलेस हुई थी वो जर्मनी के लिए जो है अपमानजनक थी। वो क्यों थी, वो हमें बताना है। देखो, ट्रीटी ऑफ वर्साइलेस के अंतर्गत क्या हुआ था? जर्मनी के जितने भी संसाधन वाले क्षेत्र थे, यानी रिसोर्सेज वाले क्षेत्र थे, उस पर जो है एलाइज पावर का कब्जा हो गया था। एलाइज पावर के अंतर्गत कौन कौन थे? ब्रिटेन था, फ्रांस था, रशिया था और यूएसए था। यानी जितने भी संसाधन वाले क्षेत्र थे उस पर एलाइज पावर का कब्जा हो गया था, और जो भी उसकी कॉलोनीज़ वगैरह थी उस पर भी जो है एलाइज पावर का कब्जा हो गया था। और जितना भी खर्च हुआ था वो जो है जर्मनी को चुकाना था, क्योंकि इसको जो है वार गिल्ट क्लॉज, ये वार गिल्ट क्लॉज के अनुसार जो है जर्मनी पर 6 मिलियन पाउंड का जो है जुर्माना लगाया गया था। यानी जर्मनी को जो है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का दोषी ठहराया गया और इसलिए उस पर 6 मिलियन पाउंड का जुर्माना लगाया गया और जर्मनी को डीमिलिटराइज्ड कर दिया। यानी जर्मनी कभी भी अपनी आर्मी नहीं रख सकेगा, और उसके जैसे रूहर और राइन लैंड जैसे वाले क्षेत्र थे उस पर भी एलाइज पावर का कब्जा हो गया था। यानी कुल मिलाकर जो है सारा दोष जो है जर्मनी पर थोप दिया गया था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का, और उसी पर कर्जा यानी जुर्माना लगाया गया था। तो आइए पढ़ते हैं इसके बारे में, फिर आपको अच्छे से समझ आएगा। फर्स्ट ऑप्शन है, ऑल द ओवरसीज कॉलोनीज ऑफ जर्मनी वर टेकन अवे। जर्मनी की सभी विदेशी कॉलोनी छीन ली गई थी। बिल्कुल ठीक है, मैंने अभी आपको बताया। देखो, कॉलोनी क्या होता है? जैसे इंडिया थी, इंडिया किसकी कॉलोनी थी? ब्रिटेन की कॉलोनी थी। यानी ब्रिटेन जो है इंडिया के ऊपर जो है शासन कर रहा था, तो इंडिया किसकी कॉलोनी थी? ब्रिटेन की कॉलोनी थी। इसी तरह जर्मनी की जो कॉलोनी थी वो सारी उससे छीन ली गई थी। ठीक है, एल्सले एंड लोरेन वर हैंडेड ओवर टू फ्रांस। एल्सले और लोरेन को फ्रांस को सौंप दिया गया था। बिल्कुल ठीक है, ये दोनों एक क्षेत्र का नाम है, यानी वहाँ के एरिया का नाम है। वो भी जो है फ्रांस को दे दिए गए थे।
जर्मनी वॉज डीमिलिटराइज्ड, जर्मनी का विसैन्यीकरण कर दिया था। बिल्कुल ठीक है, जर्मनी को डीमिलिटराइज्ड का मतलब क्या होता है कि जर्मनी अब कभी भी कोई भी आर्मी नहीं रखेगा, तो ये भी किया था। हैवी वॉर इंडेमनिटी वॉज इम्पोज्ड, भारी युद्ध की क्षतिपूर्ति लगाई गई। बिल्कुल ठीक है, यहाँ पर जो है जर्मनी को जो है 6 मिलियन पाउंड का जो है जुर्माना लगाया गया था। सारा दोष जो है जर्मनी को दिया गया था। तो ये हमारे चारों ऑप्शन ठीक है, यही हमारी ट्रीटी ऑफ वर्साइलेस थी। ये पॉइंट आप अच्छे से याद कर लेना क्योंकि पॉइंट्स में आते हैं। ठीक है, तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा, ए, बी एंड सी एंड डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, हु वर मोकिंगली कॉल्ड एज नवंबर क्रिमिनल्स, किसे मजाक में नवंबर अपराधी कहा गया। तो यहाँ पर हमसे पूछा कि नवंबर क्रिमिनल्स कौन थे। देखो क्या हुआ था, जर्मनी से जो है मोनार्की ख़त्म हो गई थी और वहाँ पर जो है वाइमर रिपब्लिक यानी एक डेमोक्रेटिक पार्टी जो है रूल कर रही थी। लेकिन ये जो वाइमर रिपब्लिक था, इसने जो है ट्रीटी ऑफ वर्साइलेस मान ली थी। ये इसका मतलब इसको माननी ज़रूरी थी क्योंकि इसी से जो है युद्ध जो है समाप्त हुआ था। लेकिन जो वहाँ की जनता थी उन्होंने बिल्कुल इसका विद्रोह किया और बोला कि आपने ये जो है गलत किया है, इसलिए इनको जो है जो वाइमर रिपब्लिक के अंतर्गत थे इन्हें जो है नवंबर क्रिमिनल्स मतलब इनका कहकर जो है मजाक उड़ाते थे। तो इसके अंतर्गत कौन कौन थे, इनके अंतर्गत थे सोशलिस्ट थे, कैथोलिक्स थे और डेमोक्रेट्स थे, यानी समाजवादी थे, कैथोलिक्स थे और डेमोक्रेट्स थे। तो इन्हें जो है नवंबर क्रिमिनल्स कहा जाता था। क्यों कहा जाता था, क्योंकि इन्होंने जो है ट्रीटी ऑफ वर्साइलेस मान ली थी, इसी वजह से। वहाँ की जो जनता थी वो चाहती थी कि ये जो है ट्रीटी ऑफ वर्साइलेस इन्हें जो है नहीं अपनानी चाहिए थी। तो नवंबर क्रिमिनल्स आपको याद रखना है, जो सोशलिस्ट थे, कैथोलिक्स थे और डेमोक्रेट्स थे, इन्हें जो है नवंबर क्रिमिनल्स कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। व्हाट काइंड ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम गेन्ड पॉपुलरिटी आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, प्रथम विश्व युद्ध के बाद कौन सा राजनीतिक तंत्र लोकप्रिय हो गया था। लिबरल डेमोक्रेसी हो गई थी, कंजर्वेटिव डिक्टेटरशिप हो गई थी, या फिर सोशलिस्ट गवर्नमेंट हो गई थी, या फिर मोनार्की हो गई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कंजर्वेटिव डिक्टेटरशिप। क्या हुआ इसका मतलब, देखो वहाँ पर जो है गणतंत्र आ गया था, यानी वाइमर रिपब्लिक का जो है शासन आ गया था। लेकिन इन्होंने जो है ट्रीटी ऑफ वर्साइलेस को अपना लिया था, तो वहाँ की जनता जो है इनके विद्रोह में हो गई थी। उन्होंने सोचा इससे अच्छा तो हमारा मोनार्की था, यानी राजतंत्र था। तो राजतंत्र कौन चाहते थे, कंजर्वेटिव पीपल्स चाहते थे, वो डिक्टेटरशिप को चाहते। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है द बर्थ ऑफ द वाइमर रिपब्लिक कोइंसाइड विथ विच रिवोल्यूशनरी अपराइजिंग, वाइमर गणराज्य का जन्म किस क्रांतिकारी विद्रोह के साथ हुआ था। तो आप सबको पता है जर्मनी के अंतर्गत जो है वाइमर गणराज्य स्थापित था, लेकिन इसके विद्रोह में जो है स्पार्टसिस्ट लीग, किसका हुआ था, स्पार्टसिस्ट लीग जो है एक समूह था जो कि इसके अपोजिशन में था, यानी इसके विपक्ष में था। ये जो चाहते थे, ये जो समूह था, ये चाहते थे कि जर्मनी के अंतर्गत भी जो है रशिया की तरह जो है सोशलिज्म आ जाए, यानी समाजवाद जो है रशिया के अंतर्गत ये स्थापित करना चाहते थे। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जब इस पार्टिसिस्ट लीग ने जब विद्रोह किया तो वाइमर रिपब्लिक ने एक फ्री कॉप्स, ये क्या था, ये एक सैन्य संगठन था, यानी सैनिकों का एक गुट था। उसकी सहायता से जो है इनके विरोध को यानी विद्रोह को जो है दबा दिया गया था, कुचल दिया गया था। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, वट वॉज द प्राइमरी कॉज ऑफ द इकोनॉमिक क्राइसिस इन जर्मनी 1923। 1923 में जर्मनी में आर्थिक संकट का मुख्य कारण क्या था। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी थी, राजनीति अस्थिरता थी, या फिर रेकलेस इंडस्ट्रियलाइजेशन था, लापरवाह उद्योगीकरण था, या फिर वार रिप्रेशंस एंड लोन, युद्ध हर जाना, या फिर ऋण था, या फिर ओवर पॉपुलेशन यानी ज़्यादा पॉपुलेशन थी। देखो आप सबको पता है जर्मनी जो है पहले से ही कर्जे में था, क्योंकि उस पर जो है 6 मिलियन पाउंड का जो है जुर्माना भी लगाया गया था। वहाँ की इकनॉमी जो है बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, और जो है मतलब जर्मनी जो है एक मतलब डिबेटर बन गया था, यानी लोन लेने वाला बन गया था। तो यहाँ पर जो हो जाएगा इसकी जो
प्राइमरी कॉज है, यानी आर्थिक संकट का मुख्य कारण किसे माना जाता है? वार, रिप्रेशन एंड लोन, यानी युद्ध, हर्जाना और ऋण को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, विच इंडस्ट्रियल एरिया ऑफ जर्मनी वॉज ऑक्यूपाइड बाय फ्रांस इन 1923? 1923 में फ्रांस ने जर्मनी को किस औद्योगिक क्षेत्र पर कब्जा किया? तो किस पर किया था? रूहर के अंतर्गत किया था। क्या हुआ था? जर्मनी की जो है इकोनॉमी बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, वहाँ पर जो है हाइपर इन्फ्लेशन आ गया था, हाइपर इन्फ्लेशन आ गया था, जिससे जो है जर्मनी ने युद्ध के लिए जो है बहुत सारा लोन लिया था यूएसए और फ्रांस से। किस चीज़, कहाँ से लिया था? यूएसए और फ्रांस से बहुत ज़्यादा लोन लिया था। बदले में जर्मनी जो है ये लोन जो है गोल्ड से रिपे करता था, यानी बदले में जो है उसको गोल्ड देता था। लेकिन 1923 के अंतर्गत जो है जर्मनी ने जो है मना कर दिया, मतलब मना कर दिया पैसे देने से। फिर इसने जो फ्रांस ने जो है इसके रूहर क्षेत्र पर जो है कब्जा कर लिया। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। आपको याद रखना है कि 1923 में फ्रांस ने जर्मनी के रूहर क्षेत्र पर जो है कब्जा कर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, Why did Germany decision to print excessive paper currency fail to resolve economic crisis? यानी जब जर्मनी के अंतर्गत इकोनॉमिक स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, तो जर्मनी ने एक डिसीज़न लिया था कि पेपर करेंसी को बहुत ज़्यादा छाप दिया था, यानी नई नई करेंसी उन्होंने छापनी स्टार्ट कर दी थी। फिर भी इस क्वेश्चन के अंतर्गत पूछा है कि इकोनॉमिक क्राइसिस यानी आर्थिक संकट को क्यों सॉल्व नहीं कर पाया इतनी ज़्यादा करेंसी छापने के बाद भी। देखो क्या होता है, जब भी न्यू करेंसी छापते हैं तो वहाँ की जो वैल्यू होती है वो गिर जाती है, इससे जो है बहुत ज़्यादा महंगाई और ज़्यादा बढ़ गई। तो आइए ऑप्शन देखते हैं। इट लेड टू डिफ्लेशन, यानी मंदी आ गई। इट रेड्यूस्ड पब्लिक स्पेंडिंग, इसने जो है सार्वजनिक जो खर्च था वो कम कर दिया। या फिर इट कॉज्ड हाइपर इन्फ्लेशन कोलैप्सिंग द वैल्यू ऑफ द जर्मन मार्क, इसने जो है अत्यधिक मुद्रास्फीति पैदा की जिससे जर्मन मार्क का मूल्य गिर गया। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज प्रिपेयर द डॉज प्लान टू गेट जर्मनी आउट ऑफ द इकोनॉमिक क्राइसिस? निम्नलिखित में से किस देश ने जर्मनी को आर्थिक संकट से बाहर निकालने के लिए डॉज योजना तैयार की? तो यहाँ पर पूछा कि डॉज प्लान जो है किसके द्वारा जो है जर्मनी की हेल्प के लिए, यानी जर्मनी की फाइनेंशियल कंडीशन ठीक हो सके तो किसके द्वारा जो है दिया गया था? तो ये ब्रिटेन के द्वारा, फ्रांस के द्वारा, यूएसए द्वारा या फिर रशिया द्वारा। आप सबको पता है ये जो है यूएसए द्वारा दिया गया था। और ये डॉज प्लान क्या था? ये एक शॉर्ट टर्म लोन था जो कि यूएसए द्वारा जर्मनी को दिया गया था ताकि उनकी जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो थोड़ी सी बेहतर हो सके, उनकी आर्थिक स्थिति थोड़ी सी बेहतर हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। द स्टीप फॉल ऑन द वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज अफेक्टेड नॉट ओनली द यूएस बट आल्सो। वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज में भारी गिरावट से न केवल अमेरिका बल्कि डैश भी प्रभावित हुआ। देखो ये जो डॉज प्लान वाला क्वेश्चन था वो बहुत ही इंपॉर्टेंट था और ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें पूछा है कि वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज में भारी गिरावट से, यानी अमेरिका की जो शेयर मार्केट थी वो एकदम गिर गई थी। ये क्या था? वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज जो है अमेरिका का एक शेयर बाज़ार था जो रातों रात जो है बिल्कुल गिर गई थी, यानी क्रैश हो गया था। कब हुआ था ये? 1929 के अंतर्गत हुआ था। इसका प्रभाव अमेरिका के साथ किस किस पर पड़ा था? जर्मनी पर पड़ा था, क्योंकि अमेरिका ने जो है जर्मनी की हेल्प की थी डॉज प्लान के तहत। तो फिर जब अमेरिका की का खुद का शेयर बाज़ार गिर गया तो उसने जर्मनी से बोला भाई अब मेरे को ज़रूरत है, अब मेरे को पैसे चाहिए। तो इसका प्रभाव जो है जर्मनी पर भी पड़ा था, यानी हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 जो है ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन व्हाट ईयर डिड द ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन स्टार्ट? महान आर्थिक मंदी किस वर्ष हुई थी? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी मैंने बताया 1929 के अंतर्गत हुई थी, जब यूएसए के अंतर्गत जो है वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज जो है क्रैश हो गया था। वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज, आपको ईयर याद रखना है, 1929 के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
What event triggered the Great Economic Depression in 1929? 1929 में महान आर्थिक मंदी की शुरुआत किस घटना से हुई थी? तो यहाँ पे हमसे पूछा कि जो इकोनॉमिक डिप्रेशन हुआ था उसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी? फर्स्ट ऑप्शन है राइज इन शेयर प्राइसेस, यानी जो शेयर के प्राइसेस से वो बढ़ गए थे, या फिर वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज जो है क्रैश हो गया था। तो अभी हमने पढ़ा कि वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज जो है ये एक शेयर बाज़ार था, वो क्रैश हो गया था। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट है व्हाट वाज वन ऑफ द मेन कॉजेज ऑफ इनस्टेबिलिटी इन द वाइमर रिपब्लिक पॉलिटिकल सिस्टम? वीमर गणराज्य की राजनीतिक प्रणाली में अस्थिरता का मुख्य कारण क्या था? तो वीमर रिपब्लिक के अंतर्गत पूछा है, जो उनकी पॉलिटिकल सिस्टम था यानी राजनीतिक प्रणाली थी, उसमें अस्थिरता। अस्थिरता क्या होता है? यानी जो उसके अंतर्गत उतार चढ़ाव आ रहे थे, उसके क्या क्या कारण थे? अनएम्प्लॉयमेंट अमंग पीजेंट्स, यानी किसानों में बेरोजगारी थी, या फिर शार्प फॉल इन एग्रीकल्चर प्राइसेस, कृषि मूल्यों में तेजी से गिरावट आ गई थी, या फिर प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, या फिर अनुपातिक प्रतिनिधित्व, या फिर फियर ऑफ डिक्टेटरशिप यानी तानाशाही का भय। देखो, जो इसकी वीमर रिपब्लिक था, इसके अंतर्गत जो है अस्थिरता, यानी जो इसके अंतर्गत उतार चढ़ाव आ रहे थे, इसके दो कारण थे। एक तो था हमारा प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन यानी पीआर, एक था प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, और एक था हमारा उनका आर्टिकल 48। आर्टिकल 48 क्या था? इसके अंतर्गत जो है प्रेसिडेंट जब चाहे वहाँ पर इमरजेंसी लगा सकता है। ठीक है, 229 डे के अंतर्गत जो है 20 बार वहाँ पर जो है इमरजेंसी लगा दी गई थी। एक तो ये कारण था। दूसरा था प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है? जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर 3 पार्टी है ए बी सी, अगर ए को 60 वोट मिलते हैं, बी को 30 वोट मिलते हैं और बी को 20 वोट मिलते हैं, तो जो पार्लियामेंट है उसके अंतर्गत जो है इसी रेशो के अंतर्गत जो है इनके इंसान बैठेंगे, यानी 60 यहाँ से बैठेंगे, 30 यहाँ से बैठेंगे, 20 यहाँ से बैठेंगे, यानी रेशो के अंतर्गत बैठेंगे। इस ए के ज़्यादा बैठेंगे, फिर बी के, फिर सी के। तो यानी हर बार जो है गठबंधन, इसे हम गठबंधन भी बोल सकते हैं, यानी हर बार जो है यहाँ पर गठबंधन से जो है सरकार बन रही थी। तो दो जो है इसके जो है अस्थिरता के कारण थे, आपको याद रखने हैं बिल्कुल। आर्टिकल 48 भी याद रखना है। क्या था इसका? कि प्रेसिडेंट जब चाहे वहाँ पर जो है इमरजेंसी लगा सकता है। 239 दिन के अंतर्गत वहाँ पर 20 बार जो है वीमर रिपब्लिक ने इमरजेंसी लगा दी थी। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है वट पावर डिड आर्टिकल 48 ग्रांट टू द प्रेसिडेंट ऑफ द वीमर रिपब्लिक? वीमर गणराज्य के अनुच्छेद 48 ने राष्ट्रपति को क्या अधिकार दिया था? तो अभी मैंने बताया, टू डिसॉल्व द पार्लियामेंट, संसद भंग करने का, या फिर टू इम्पोज एमरजेंसी, सस्पेंड सिविल राइट एंड रूल बाय डिक्री, आपातकाल लगाने का, नागरिक अधिकार निलंबित करने का, और अध्यादेश द्वारा शासन करने का। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। आर्टिकल 48 के अंतर्गत जो है एमरजेंसी लगाने का, जो वहाँ के सिविल राइट्स हैं यानी नागरिक अधिकार है उनको सस्पेंड करने का, और अध्यादेश द्वारा शासन करने का। देखो, डिक्री रूल क्या होता है? यानी बिना किसी पूछताछ के कोई भी कानून किसी भी टाइम लगा देना। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग हिटलर इज आर करेक्ट? हिटलर के बारे में बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। ही वॉज बोर्न इन 1889 इन ऑस्ट्रिया। उनका जन्म जो है 1889 में ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। ये बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट है इन 1919 ही जॉइन द जर्मन वर्कर पार्टी। 1919 में वे जर्मन वर्कर्स पार्टी में शामिल हो गए थे। बिल्कुल ठीक है। इन ग्रेट डिप्रेशन नाजिज्म बिकम में मास मूवमेंट। महामंदी के दौर में नाजीवाद एक जन आंदोलन बन गया था। तो तीनों पॉइंट हमारे बिल्कुल ठीक है। देखो, जो हमारे हिटलर थे उनका जन्म जो है 1889 ऑस्ट्रेलिया के अंतर्गत हुआ था। 25 की एज में उन्होंने जो है आर्मी को ज्वाइन कर लिया था। ठीक है, और फिर उन्होंने जर्मन वर्कर्स पार्टी को ज्वाइन किया गया। ये जो जर्मन वर्कर्स पार्टी थी, इसी को बाद में जो है नाजी पार्टी के नाम से जानने लगे। ठीक है, यहाँ पर हमारे तीनों ही पॉइंट ठीक हो जाते, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट है
विच अमंगस द फॉलोइंग वॉज नोट द नाजी प्रोग्राम अनाउंस्ड बाय हिटलर। निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम हिटलर द्वारा घोषित नाजी कार्यक्रम नहीं था। तो हमें बताना कि कौन सा काम जो है हिटलर के द्वारा नहीं किया गया था। ठीक है, पहला है ऑप्शन है टू हैव द ट्रीटी ऑफ वर्साइलिस अमेंडमेंट, वर्साई की संधि में संशोधन करना। तो ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक है, उन्होंने जो है ट्रीटी ऑफ वर्साइलिस को बिल्कुल ख़त्म कर दिया था। टू रिकवर द लॉस्ट जर्मन टेरिटरीज, खोए हुए जर्मन क्षेत्र को पुनः प्राप्त करना, बिल्कुल ठीक है। टू रीस्टोर द ओल्ड जर्मनी ग्लोरी, पुरानी जर्मन गौरव को पुनः स्थापित करना, बिल्कुल ठीक है। टू इनेबल द जर्मन वुमेन इक्वल टू मैन, जर्मन महिलाओं को पुरुषों के बराबर सक्षम बनाना, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ये गलत है इसके अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा व्हाट वाज द सिंबल ऑफ द नाजी पार्टी। यहाँ पर हमें बताना है कि नाजी रैलियों में कौन सा प्रतीक जो है प्रमुख रूप से उपयोग किया गया था। रेड फ्लैग, स्वास्तिक, ब्लैक शर्ट या फिर पिजन। तो आप सबको पता है किसका यूज़ किया गया था, स्वास्तिक का यूज़ किया गया था। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इन विच ईयर वॉज नाजी डिक्टेटरशिप एस्टेब्लिश इन जर्मनी, जर्मनी में नाजी तानाशाही किस वर्ष स्थापित हुई थी। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो किस वर्ष स्थापित हुई थी, ये हुई थी 1933 के अंतर्गत। तो आपको याद रखना है इस 1933 के अंतर्गत जो है हिटलर ने खुद को जर्मन का डिक्टेटर घोषित कर दिया गया था। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट है When did Hitler became the Chancellor of Germany? राष्ट्रपति हिंडनबर्ग ने हिटलर को चांसलर पद कब दिया गया। देखो यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश दोनों में शायद मिस्टेक हो गई है, तो दोनों ही हम कर लेते हैं। तो यहाँ पर बताना है कि हिटलर जो है चांसलर कब बना था। तो हिटलर चांसलर जो है 30 जनवरी 1933 के अंतर्गत बना था। कब बना था, 30 जनवरी 1933 के अंतर्गत। यहाँ पर जो जर्मनी के अंतर्गत प्रेसिडेंट थे वो कौन थे, हिंडनबर्ग। ठीक है, इन्होंने जो है हिटलर को चांसलर बना दिया था 1933 के अंतर्गत। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। 30 जनवरी 1933 के अंतर्गत जो है चांसलर बने थे हिटलर जर्मनी के। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट सिग्निफिकेंट इवेंट occurred in February 1933 that aided Hitler rise to power। फरवरी 1933 में कौन सी महत्वपूर्ण घटना हुई जिसने हिटलर की सत्ता में आने में मदद की। यानी जब हिटलर जो है चांसलर बन गया था उसके बाद ऐसी क्या घटना हुई थी जो हिटलर ने जो है वहाँ पर अपनी डिक्टेटरशिप जो है कायम कर दी थी। तो फर्स्ट ऑप्शन है द साइनिंग ऑफ द वर्साइलिस ट्रीटी, वर्साई संधि पर हस्ताक्षर किए थे। तो ये तो वाइमर रिपब्लिक ने किए थे 28 जून 1919 के अंतर्गत। तो ये तो हमारा नहीं होगा। नेक्स्ट है ए फायर इन द जर्मन पार्लियामेंट बिल्डिंग, जर्मन संसद भवन में आग, बिल्कुल ठीक है, पार्लियामेंट में जो है आग लग गई थी, ऐसा भी बोल सकते हैं कि लगा दी गई थी। ठीक है, तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा What did the fire decree of 28 फरवरी 1933 यानी 28 फरवरी 1933 का अग्नि अधिनियम क्या करता है। यानी जब पार्लियामेंट के अंतर्गत जो है आग लगती है, कब लगती है, 28 फरवरी 1933 के अंतर्गत। तो वहाँ यहाँ पर हमें पूछे तो उसके बाद क्या हुआ था, एस्टेब्लिश न्यू सिविक राइट्स, नए मौलिक अधिकार स्थापित करता है, या फिर इंक्रीज फ्रीडम ऑफ प्रेस एंड स्पीच, प्रेस और भाषण की स्वतंत्रता बढ़ाता है, या फिर सस्पेंड सिविक राइट्स गारंटीड बाय द वाइमर कॉन्स्टिट्यूशंस, वाइमर संविधान द्वारा गारंटी शुदा नागरिक अधिकारों को निलंबित करता है, या फिर एक्सपेंडेड द पावर ऑफ द जुडिशरी, न्यायपालिका की शक्तियों का विस्तार करता है। तो आप सबको पता होगा, आपने अगर चैप्टर पढ़ा है कि जो है फायर डिक्री के अंतर्गत जो है लोगों के जो है सिविक राइट्स थे उनको जो है ख़त्म कर दिया गया था। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सस्पेंडिंग सिविक राइट्स, जो कि वाइमर कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा दिए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा
व्हेन वॉज द इनेबलिंग एक्ट पास्ड? इनेबलिंग एक्ट कब पास हुआ था? 1 जनवरी 1933 के अंतर्गत, 30 जनवरी 1933 के अंतर्गत, 3 मार्च 1933 के अंतर्गत, या फिर 28 फरवरी 1933 के अंतर्गत। तो जो हमारा इनेबलिंग एक्ट था वो 3 मार्च 1933 के अंतर्गत जो है स्टार्ट हुआ था। इससे जो है जर्मनी के अंतर्गत जो है तानाशाही स्टार्ट हो गई थी। ठीक है, जर्मनी के अंतर्गत जो है तानाशाही यानी डिक्टेटरशिप जो है स्टार्ट हो गई थी। इस एक्ट के अनुसार जो है हिटलर को 4 साल के लिए जो है राष्ट्रपति घोषित कर दिया गया था और बिना किसी रोक टोक के जो है कानून बनाने का अधिकार मिल गया था। तो ये कब हुआ था? 3 मार्च 1933 के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज बैंड बाय द इनेबलिंग एक्ट? जो हमारा इनेबलिंग एक्ट आया था उसके द्वारा क्या प्रतिबंधित किया गया था, क्या रोक दिया गया था, किस चीज़ पर बैन लगा दिया गया था? नाजी पार्टी पर बैन लगा दिया गया था? नहीं, नाजी पार्टी तो किसकी थी? हिटलर की थी। वो अपनी पार्टी पर क्यों बैन लगाएगा? तो ये तो नहीं होगा। नेक्स्ट है, पॉलिटिकल पार्टीज एंड ट्रेड यूनियन एक्सेप्ट द नाजी पार्टी। जितने भी राजनीतिक दल थे, ट्रेड यूनियन थे सिवाय नाजी पार्टी के, ये हो सकता है। फ्रीडम ऑफ प्रेस, प्रेस को स्वतंत्रता बिल्कुल भी नहीं दी थी। रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन यानी धार्मिक संगठन भी नहीं थे। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इनेबलिंग एक्ट के थ्रू जो है हिटलर ने कंप्लीट कंट्रोल कर लिया था इकोनॉमी के ऊपर, मीडिया के ऊपर, आर्मी के ऊपर, जुडिशरी के ऊपर, सबके ऊपर जो है हिटलर का कब्जा हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, वट वर क्रिएटेड टू कंट्रोल एंड ऑर्डर सोसाइटी अकॉर्डिंग टू द नाजी? नाजियों के अनुसार समाज को नियंत्रित और व्यवस्थित करने के लिए क्या बनाया गया? न्यू पॉलिटिकल पार्टीज, नए राजनीतिक दल बनाए गए, या फिर स्पेशल सर्विलेंस एंड सिक्योरिटी फोर्स, विशेष निगरानी और सुरक्षा बल बनाए गए, या फिर सिविल राइट ऑर्गेनाइजेशन बनाए गए, नागरिक अधिकार संगठन बनाए गए? देखो, नई पॉलिटिकल पार्टी वो बनने नहीं देगा क्योंकि वो एक डिक्टेटरशिप था यानी तानाशाह करता था। ठीक है, सिविल राइट, लोगों के अधिकार वो बिल्कुल भी नहीं देगा। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन भी उसने नहीं बनाए थे। तो क्या हो जाएगा हमारा आंसर? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी स्पेशल सर्विलेंस एंड सिक्योरिटी फोर्स, विशेष निगरानी और सुरक्षा बल जो है उसने बनाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट मैंशन एज अ सिक्योरिटी फोर्स? निम्नलिखित में से कौन सा सुरक्षा बल के रूप में उल्लेखित नहीं किया गया? तो यहाँ पर हमें बताना है कि कौन कौन सी सिक्योरिटी फोर्स वहाँ पर नहीं बनाई गई थी। देखो, सबसे फर्स्ट ऑप्शन है गैस्टपो, बिल्कुल ठीक है, ये बनाई गई थी। ये क्या थे? स्टेट पुलिस थी यानी राज्य पुलिस थी। ये क्या थी? स्टेट पुलिस थी, राज्य पुलिस थी वहाँ पर, और इसे आप गुप्तचर भी बोल सकते हो। ठीक है। नेक्स्ट है एसए, स्टॉर्म ट्रूपर्स। ये जो एसए है ये किस लिए बनाई गई थी? यानी कोई भी अटैक करना होता है उनको जो ट्रेनिंग दी जाती है उनके लिए बनाई गई थी। ठीक है। फिर है हमारी एसएस यानी प्रोटेक्शन स्क्वाड यानी संरक्षण दस्ते, बिल्कुल ठीक है। ये किस लिए बनाई गई थी? यानी जो भी अपराध करते हैं उनको नियंत्रण करने के लिए। ठीक है, तो ये भी हमारी ठीक है। एफबीआई नहीं थी, इसकी जगह पर जो एक लास्ट थी वो थी हमारी एसटी। एसटी किस लिए बनाई गई थी? सुरक्षा के लिए। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। एक बार मैं दोबारा से समअप करा देती हूँ। सबसे पहले बनाई गई थी गैस्टपो, ये एक स्टेट पुलिस थी यानी राज्य पुलिस थी। फिर बनाई गई थी एसएस जो कि अपराध को नियंत्रण करती है, वो वाली पुलिस। ठीक है। फिर थी हमारी एसए यानी जो भी अटैक वगैरह करना होता है उनको ट्रेंड करने के लिए। ठीक है। एक थी हमारी एसटी सुरक्षा के लिए। तो जो इसके अंतर्गत नहीं पूछा था तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, हु वॉज द असाइन द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इकोनॉमिक रिकवरी इन नाजी जर्मनी? नाजी जर्मनी में आर्थिक पुनर्निर्माण की जिम्मेदारी किसे सौंपी गई? आपको पता है जर्मनी की जो है आर्थिक स्थिति बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी, तो हिटलर ने इसकी रिकवरी के लिए जो है एक हमारे थे हसलमेर सचेत, यानी हमारा जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इनको जो है अपॉइंट किया और इनसे पूछा कि इकोनॉमी अच्छी कैसे करेंगे। तो ये जो हसलमेर थे इन्होंने जो है सजेस्ट किया कि आप जो है फाइटिंग
यानी स्टॉप फाइटिंग, यानी आप लड़ना एक बंद कर दें और ऊपर से आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करें। इससे जो है इकोनॉमिक ठीक हो जाएगी, लेकिन हिटलर ने इसे जो है ये बातें सुनकर इसको इसकी पोस्ट से ही हटा दिया। ठीक है, तो हमारा जो आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, What significant action did Hitler take in foreign policy in 1933? 1933 के अंतर्गत जो है हिटलर ने फॉरेन पॉलिसी के लिए क्या क्या कदम उठाए। तो फर्स्ट है हमारा साइंड ए पीस ट्रीटी विद फ्रांस, फ्रांस के साथ शांति संधि पर हस्ताक्षर किए, या फिर जॉइन द लीग ऑफ नेशन, राष्ट्र संघ में शामिल होना, या फिर पुल्ड आउट ऑफ द लीग ऑफ नेशन, या फिर लीग ऑफ नेशन से बाहर आना, या फिर इन्वेडेड पोलैंड, या फिर पोलैंड पर आक्रमण। देखो, जो हिटलर की फॉरेन पॉलिसी थी उसके अंतर्गत क्या किया हिटलर ने। सबसे पहले तो जो लीग ऑफ नेशन था, ठीक है, जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद बना था, लीग ऑफ नेशन था, इससे जो है खुद को एग्जिट कर लिया, यानी खुद को बाहर कर लिया 1933 के अंतर्गत। फिर उसने जो उसका राइन लैंड था, ठीक है, जो उसका क्षेत्र था उसको वापस ले लिया 1936 के अंतर्गत। ठीक है, और जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया के साथ जो है वन पीपल वन एम्पायर और वन लीडर की नीति चलाई। ठीक है, इसका क्वेश्चन आगे आएगा तो हम वहाँ पर पढ़ेंगे, तो आपको याद रखना है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, उसने जो है लीग ऑफ नेशन से खुद को बाहर कर लिया फॉरेन पॉलिसी के अंतर्गत, और जो है अपना जो है राइन लैंड क्षेत्र था उसको वापस ले लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, अंडर व्हाट स्लोगन डिड हिटलर इंटीग्रेट ऑस्ट्रिया इनटू जर्मनी इन 1938? हिटलर ने 1938 में ऑस्ट्रिया को जर्मनी में शामिल करते हुए किस नारे का उपयोग किया, यानी जब ऑस्ट्रिया को जर्मनी के अंतर्गत जो है शामिल किया तो कौन सा नारा लगाया। मैंने अभी बताया था आपको, वन नेशन वन ड्रीम नहीं था, वन लैंग्वेज वन कल्चर नहीं था, क्या था, वन पीपल वन एम्पायर वन लीडर, यानी एक लोग एक साम्राज्य और एक नेता। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट है, व्हेन डिड जर्मनी इन्वेड पोलैंड? जर्मनी ने पोलैंड पर हमला कब किया? तो कब किया था, जून 1940 के अंतर्गत, या फिर सितंबर 1939 के अंतर्गत, या फिर अगस्त 1941 के अंतर्गत, या फिर दिसंबर 1940 के अंतर्गत। तो आप सबको पता है जर्मनी ने जो है पोलैंड पर जब हमला किया था, कब किया था, 1 सितंबर 1939 के अंतर्गत, और यहीं से हमारा जो है सेकेंड वर्ल्ड वार जो है स्टार्ट हो गया था, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, Which pact was signed in September 1940 between Germany, Italy and Japan? सितंबर 1940 में जर्मनी, इटली, जापान के बीच कौन सी संधि साइन की गई थी? पेरिस एग्रीमेंट साइन किया गया था, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी साइन करी गई थी, या फिर ट्री पैट्रियाट पैक्ट साइन किया गया था, या फिर पोस्टम एग्रीमेंट साइन किया गया था। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो जर्मनी, इटली और जापान के बीच में 1940 में जो है ट्री पैट्रियाट पैक्ट जो है साइन हुआ था। इसके अंतर्गत जो है ये जो है आपस में जो है अपनी एक दूसरे की, जैसे मिलिट्री में सहायता, हर चीज़ में जो है आपस में सहायता करेंगे। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, What significant military blunder did Hitler make in जून 1941? हिटलर ने जून 1941 में कौन सा महत्वपूर्ण सैन्य गलती की थी? अटैकिंग फ्रांस, फ्रांस के ऊपर अटैक करके, या फिर इन्वेडिंग पोलैंड, या फिर पोलैंड पर आक्रमण करके, या फिर अटैकिंग द सोवियत यूनियन, या फिर सोवियत यूनियन पर आक्रमण करके, या फिर साइनिंग द ट्री पैट्रियाट पैक्ट, या फिर ट्री पैट्रियाट पैक्ट को साइन करके। देखो, जर्मनी जो है यहाँ पर, जैसे ये फॉर एग्जांपल ये जर्मनी है, यहाँ पर वो जो है ब्रिटेन से लड़ रहा था, लेकिन उसने जो है 1914 के अंतर्गत जो है यूएसएसआर पर भी अटैक कर दिया था। ये इसकी जो है सबसे बड़ी भूल थी। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि जर्मनी जो है दोनों फ्रंटों पर लड़ाई करेगा, तो ये इसकी सबसे बड़ी ब्लंडर मानी जाती है कि उसने यूएसएसआर पर 1941 में जो है अटैक किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, What event
प्रॉम्प्ट द यूएसए टू एंटर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर? किस घटना ने अमेरिका को द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल होने के लिए प्रेरित किया था? देखो, यूएसए जो है स्टार्टिंग से इसका भाग नहीं था। जब जापान ने यूएसए के पिरल हार्बर पर जो है अटैक किया था, उसके बाद जो है यूएसए ने वर्ल्ड वॉर सेकेंड के अंतर्गत एंट्री ली थी। तो फर्स्ट देखते हैं जर्मनी इन्वेंशन ऑफ पोलैंड, जर्मनी का पोलैंड पर आक्रमण नहीं। नेक्स्ट है द अटैक ऑन पर्ल हार्बर बाय जापान, जापान द्वारा पर्ल हार्बर पर हमला। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। जब जापान ने पर्ल हार्बर पर हमला किया तो यूएसए ने युद्ध के अंतर्गत एंट्री ली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो, यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रह गया कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जो है यूएसए ने किस डेट को एंट्री ली थी। तो हमें तारीख बतानी है, वो आप कमेंट बॉक्स में बताओगे, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। शायद मैंने कल की क्लास में बताया भी था आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। व्हाट वाज द प्राइमरी बिलीफ ऑफ नाजी आइडियोलॉजी रिगार्डिंग रेशियल हायरार्की? नस्लीय पद अनुक्रम के बारे में नाजी विचारधारा की प्राथमिक मान्यता क्या थी? फर्स्ट ऑप्शन है जीव्स आर सुपीरियर टू आर्यंस, यहूदी आर्यों से श्रेष्ठ है, या फिर ऑल रेसेस आर इक्वल, सभी नस्लें समान है, या फिर ब्लॉन्ड ब्लू आइड आर्यन आर सुपीरियर, गोरे नीली आंखें वाले आर्य श्रेष्ठ है, या फिर ऑल रेसेस शुड इंटरमैरी, सभी नस्लों को आपस में विवाह करना चाहिए। तो नाजी की जो विचारधारा थी, मतलब रेस को लेकर, तो वो क्या थी कि जो गोरे हैं जिनकी नीली आंख है वो जो है श्रेष्ठ है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। देखो, ये मैं बताना भूल गई, ये जो हमारा सेकेंड वर्ल्ड वार जब हुआ था, जब जापान ने जो है यूएसए के पर्ल हार्बर पर जब अटैक किया था, तब यूएसए ने युद्ध के अंतर्गत जो है एंट्री ली थी। फिर ये युद्ध जो है कैसे समाप्त हुआ था? यूएसए ने हिरोशिमा और नागासाकी पर जो है न्यूक्लियर बॉम्ब गिरा दिया था। इससे जो है हमारा सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो है ख़त्म हुआ था। ये आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग थिंकर्स आइडियाज डिड हिटलर रेसिज्म बोरो फ्रॉम? हिटलर के नस्लवाद ने निम्नलिखित में से किस विचारक के विचारों को उधार लिया है? यानी जो हिटलर का नस्लवाद था वो किससे प्रेरित था? सिगमंड फ्रॉइड, या फिर कार्ल मार्क्स से, या फिर चार्ल्स डार्विन और हर्बर्ट स्पेंसर से, या फिर एल्बर्ट आइंस्टाइन, या फिर थॉमस एडिसन से, या फिर अरिस्टोटल, या फिर प्लेटो से? तो किससे संबंधित था? चार्ल्स डार्विन और हर्बर्ट स्पेंसर से। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा व्हाट वाज द टर्म लेबेंसरम रेफर टू हिटलर आइडियोलॉजी? हिटलर की विचारधारा में लेबेंसरम शब्द का क्या अर्थ है? तो यहाँ पर हमें बताना है कि लेबेंसरम का क्या अर्थ है। इंटरनेशनल ट्रेड यानी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करना, या फिर लिविंग स्पेस यानी जीवन का स्थान, या फिर सैन्य विस्तार, या फिर सामाजिक समानताएं। तो क्या मतलब था? तो इसका अर्थ था लिविंग स्पेस, यानी भू राजनीतिक अवधारणा से संबंधित थे। मतलब इसमें इसका हिटलर का मानना था कि अपने लोगों को बसाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा इलाकों पर जो है उनका कब्जा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा व्हाट वाज जुंग वॉक इन नाजी जर्मनी? नाजी जर्मनी में जुंग वॉक क्या था? नाजी यूथ ग्रुप ओवर द एज ऑफ 14, 14 वर्ष से अधिक आयु के नाजी युवा समूह, या फिर नाजी ग्रुप ऑफ वुमेन का नाजी ग्रुप, या फिर नाजी ग्रुप, या फिर नाजी यूथ ग्रुप अंडर द एज ऑफ 14, 14 वर्ष से कम आयु के नाजी युवा समूह। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी नाजी ग्रुप था, जो कि 14 साल से कम के बच्चे थे। उनके अंतर्गत क्या था कि इनके अंतर्गत जो है इनको जो है नाजी सिद्धांत थे जो उनसे परिचित कराना था। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वाज द कंसिक्वेंस ऑफ फॉर जर्मन हु वर कंसिडर्ड इम्प्योर और एबनॉर्मल ड्यूरिंग द नाजी ईरा? नाजी काल में जो जर्मन अशुद्ध या असामान्य
रहते थे उनका क्या परिणाम होता था। दे वर गिवन स्पेशल प्रिविलेज, उन्हें जो है विशेष लाभ दिए जाते थे, या फिर दे वर लीव अलाउड टू लिव सेपरेटली, उन्हें जो है अलग रहने के लिए अनुमति थी, या फिर दे वर कंडम्ड टू डेथ अंडर द यूथेनेशिया प्रोग्राम, उन्हें जो है यूथेनेशिया प्रोग्राम के तहत जो है मार दिया जाता था, या फिर दे वर रीलोकेटेड टू कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स, उन्हें एकाग्रता शिविरों में भेजा जाता था। तो जो नाजी काल में जो जर्मन अशुद्ध थे या असामान्य थे उन्हें जो है मार दिया जाता था यूथेनेशिया प्रोग्राम के तहत। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते। क्वेश्चन है ड्यूरिंग हिटलर रूल इवैक्यूएशन मींट, हिटलर के शासन के दौरान निकासी का क्या मतलब था। गेटिंग सपोर्ट फॉर रूलिंग, सत्तारूढ़ के लिए समर्थन प्राप्त करना, लास्ट सॉल्यूशन अंतिम समाधान, या फिर ऑथोराइज्ड डॉक्यूमेंट अधिकृत दस्तावेज, या फिर सेंडिंग पीपल टू डेडली गैस चैम्बर्स, यानी लोगों को घातक गैस चैम्बर में भेजना। तो क्या हो जाएगा इवैक्यूएशन का मीन लोगों को घातक गैस चैम्बरों में भेजना। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। देखो जो हिटलर था वो जो है जीव से यानी बहुत ज़्यादा नफरत करता था। ठीक है, वो सोचता था कि जो क्राइस्ट की मृत्यु है वो जीव्स के द्वारा की गई है। तो वो 3 तरह से लोगों को मारता था। कौन से थे वो 3 तरह के, इनके जो है कोड वर्ड थे। सबसे पहला था मास किलिंग। क्या था? मास किलिंग। इसे ये क्या बोलता था, यानी बहुत ज़्यादा हत्या करना। इसे ये क्या बोलता कि स्पेशल ट्रीटमेंट है। क्या बोलता था? स्पेशल ट्रीटमेंट है। ठीक है, फिर है सेकंड था कि मतलब अगर वो एक जीव को मारता था यानी एक यहूदी को मारता था तो बोलता था कि मैंने फाइनल सॉल्यूशन कर दिया। क्या कर दिया? फाइनल सॉल्यूशन कर दिया। फिर जो है लोगों को जो है गैस चैम्बर में, लाखों लोगों को जो है गैस चैम्बर में भर देता था। उसके अंतर्गत जो है जहरीली गैस थी, उससे लोग जो है तड़प तड़प कर मर जाते थे। इसे ये क्या बोलता था कि ये क्या है? डिसइंफेक्ट टैंक है। क्या है? डिसइंफेक्ट टैंक है, जिससे जो है आपके मतलब डिसइंफेक्ट टैंक है, यानी यहाँ पर जो है आपकी सारी बीमारी जो है ख़त्म हो जाती है। उसके बाद जब ये गैस चैम्बर से लोगों को बाहर निकालता था तो उसे वो है इवैक्यूएशन कहता था, यानी मैंने जो है गैस चैम्बर की सफाई कर दी, ऐसा बोलता था। ठीक है, और एक जगह थी, क्या थी? गेटोस। यहाँ पर जो है जीव्स लोग यानी यहूदी लोग रहते थे। तो ये सब आपको याद रखना है। ठीक है, यानी लाखों की संख्या में लोगों को मारता था तो बोलता था कि मैं तो स्पेशल ट्रीटमेंट करता हूँ। फिर जो है एक जीव्स को मारता था तो कहता था कि फाइनल सॉल्यूशन कर दिया। फिर लाखों लोगों को गैस चैम्बर में भर देता था, उसके अंतर्गत जो है जहरीली गैस थी, और क्या कहता था कि डिसइंफेक्ट टैंक है, यहाँ पर जो है आपकी सारी बीमारियाँ ख़त्म हो जाती थी। फिर जब गैस चैम्बर की वो सफाई करता था तो उसे इवैक्यूएशन कहता था, यानी उसको जो है साफ़ कर दिया है। फिर गेटोस कहाँ था? जहाँ पर जो है जीव्स लोग रहते थे। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो मैंने बता दिया कि 4th हो जाएगा, लोगों को घातक गैस चैम्बर में भेजता था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, बाय विच लॉ नाजी डिप्राइव्ड जीव्स ऑफ जर्मन सिटीजनशिप, किस कानून के तहत नाजी ने यहूदियों को जर्मन नागरिकता से वंचित किया। फर्स्ट ऑप्शन है ट्रीटी ऑफ वर्सालिस। ट्रीटी ऑफ वर्सालिस तो वीमर गणराज्य के तहत हुई थी। ठीक है, जिससे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर समाप्त हुआ था। फिर ये हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। इससे जो है जर्मन नागरिकता से वंचित रखा जाता था। ठीक है, इनको रखा जाता था जो कि ज्यूस पीपल थे यानी यहूदी पीपल थे। तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 जो है ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, व्हाट वाज द हिटलर यूथ प्रोग्राम। हिटलर यूथ प्रोग्राम क्या था? ए मिलिट्री ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर यंग जर्मन्स, युवा जर्मन के लिए एक सैन्य प्रशिक्षण कार्यक्रम, या फिर ए नाजी ऑर्गेनाइजेशन फॉर इंडोक्ट्रिनेटिंग यंग जर्मन विद नाजी आइडियोलॉजी, युवा जर्मनों को नाजी विचारधारा से परिचित कराने के लिए एक नाजी संगठन, या फिर एक पॉलिटिकल पार्टी टीनेजर्स की, या फिर एक वेलफेयर प्रोग्राम बच्चों के लिए। तो क्या था यूथ प्रोग्राम? क्या था? ये था युवा, जो जर्मन के युवा लोग थे उनको जो है नाजी विचारधारा से परिचित कराना, उनके बारे में नाजी विचारधारा के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा बताना। तो ये एक नाजी संगठन था। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट है, हु वर कंसिडर्ड जर्मन सिटीजन अंडर द
नुर्नबर्ग लॉ ऑफ 1935 यानी नुर्नबर्ग कानून के अनुसार 1935 में किसे जर्मन नागरिक माना गया। तो इसके तहत, इस लॉ के तहत जो है किसे जो है जर्मन का नागरिक माना गया था, हमें वो बताना है। फर्स्ट ऑप्शन है पर्सन ऑफ जेविश डिसेंट, यहूदी रक्त वाले व्यक्ति। तो इनसे तो हिटलर बिल्कुल नफरत करता, तो ये तो हमारा गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है पर्सन ऑफ जर्मन और रिलेटेड ब्लड, जर्मन या संबंधित रक्त वाले व्यक्ति, या फिर ओनली आर्यंस यानी केवल आर्य, या फिर अन्य देशों से आए हुए अपराधी। तो इसका जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी जो जर्मन थे या फिर उससे संबंधित जो व्यक्ति थे उसे जो है नुर्नबर्ग लॉ के अनुसार वहाँ का नागरिक माना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा व्हाट वाज द नेम ऑफ द इवेंट इन नवंबर 38 वेयर जेविश प्रॉपर्टीज वर वैंडलाइज्ड एंड साइनागोग्स वर बर्न्ड। यानी हिंदी में देख लेते हैं, 1938 के नवंबर में वह घटना जिससे यहूदी संपत्तियों को तोड़ा और सिनेगोगों को जलाया गया का क्या नाम था। यानी जो जीव्स पीपल थे उनकी जो है प्रॉपर्टी को जलाया गया, तोड़ा गया, तो उसका क्या नाम था, हमें वो बताना है। फर्स्ट है हमारा क्रिस्टलैंड नाइट ऑफ ब्रोकन ग्लासेस, या फिर द ग्रेट पोग्रोम, या फिर जेविश रिवोल्ट, या फिर होलोकॉस्ट। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, क्रिस्टल नाच टुकड़े टुकड़े रात। इसका अर्थ है, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है कि कांच की खिड़कियों को तोड़ देना, यानी जो यहूदी थे उनकी संपत्ति यानी घर दुकान सब कुछ जो है नष्ट कर दिया गया था। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। व्हाट वाज द नाजी स्लोगन रिगार्डिंग वुमेन्स, महिलाओं के बारे में नाजी नारा क्या था। किंडर कुचे गिरजे यानी चिल्ड्रन किचन और चर्च, यानी बच्चे रसोई और चर्च, या फिर फ्रीडम और इक्वलिटी, या फिर पावर और प्रोग्रेस का, या फिर लिबर्टी फॉर वुमेन का। तो नाजी स्लोगन क्या था वुमेन से रिलेटेड, ये था हमारा किंडर कुचे गिरजे यानी बच्चे रसोई और चर्च। इसका मतलब था कि नाजी के अनुसार यानी जर्मनी में हिटलर के अनुसार क्या था कि जो महिलाएं थी उनको जो है घर के काम करने चाहिए, उन्हें जो है व्यापार या फिर घर से बाहर जो है उनका मानना नहीं था, ठीक है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द टाइटल ऑफ द बुक रिटन बाय द शार्लोट बैरेट, यानी शार्लोट ब्रेट द्वारा लिखी गई पुस्तक का शीर्षक क्या था। द थर्ड रीच ऑफ रियलिटी, या फिर द थर्ड रीच ऑफ ड्रीम, या फिर थर्ड रीच ऑफ नाइटमेयर्स, या फिर द ड्रीम ऑफ नाजी जर्मनी। तो क्या था उनका शीर्षक, उनका शीर्षक था द थर्ड राइट ऑफ ड्रीम्स, सॉरी द थर्ड रीच ऑफ ड्रीम, यानी हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट है व्हाट वाज द होलोकॉस्ट, होलोकॉस्ट क्या था। द रीबिल्डिंग ऑफ जर्मनी आफ्टर द वार के बाद जो है जर्मनी को रीबिल्ड करना यानी पुनर्निर्माण करना, या फिर द सिस्टमेटिक किलिंग ऑपरेशन कैरिड आउट बाय नाजीज, नाजियों द्वारा किए गए संगठित हत्या अभियान, या फिर ए वार स्ट्रेटजी यूज्ड बाय नाजी, नाजी द्वारा उपयोग की गई एक युद्ध रणनीति, या फिर ए मेथड ऑफ प्रिजर्विंग डॉक्यूमेंट्स, या फिर दस्तावेजों को संरक्षित करने की एक विधि। तो होलोकॉस्ट क्या था, लार्ज स्केल पर जो है यहूदियों की हत्या। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, द सिस्टमेटिक किलिंग ऑपरेशन कैरिड आउट बाय नाजीज, यानी ऑप्शन नंबर बी। तो यहाँ पर जो है हमारी क्लास ख़त्म होती है। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट्स। थैंक यू सो मच गाइज। ये जो पीडीएफ है, सब बच्चे बोल रहे हैं कि मैडम टेलीग्राम पर पीडीएफ नहीं है। देखो कल मेरा एमए का पेपर है इग्नूस का, ठीक है, फर्स्ट ईयर का। तो कल जो है मैं दोपहर के बाद जो है सारी पीडीएफ आपको अपलोड करा दूँगी, शाम तक आपको सारी पीडीएफ मिल जाएगी। थैंक यू सो मच गाइज़।